गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे थे इससे पूर्व में कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है ऐसा मानने वाले विभिन्न विचारकों ने अपने समर्थन में कई प्रकार के तर्क दिए हैं और उन्हीं तर्कों की श्रेणी में आज हम जो इसके थर्ड पार्ट में बात करेंगे। जो बाकी बचे हुए उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए हैं उनके बारे में। ठीक है, तो हमने इससे पूर्व में देखा था कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के पक्ष में वो मानते हैं कि इसमें ऐसे तथ्यों का अभाव है जिसको लोग नहीं स्वीकार करते हैं, इसमें प्रयोग और परीक्षण नहीं किए जा सकते, इस दृष्टि से हम इसे साइंस नहीं मान सकते। वहीं वो कहते हैं कि इसके कार्य और कारण अर्थात जो घटना घटी है उसके निश्चित कारण बताना विज्ञान में जैसे संभव होता है वैसा राजनीति विज्ञान में संभव नहीं है। और इसी क्रम में वो बात करते हैं कि चूंकि मानव का स्वभाव है वो परिवर्तनशील है और राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन का केंद्र बिंदु है वह मानव है, अतः इस दृष्टि से भी वो कहते हैं कि मानव को उस तरीके से साइंस के नियमों की तरह जैसे साइंस के तत्वों के गुण धर्म जो स्थायी होते हैं उस तरीके से हम मानव का अध्ययन उसके क्रियाकलापों का अध्ययन संभव नहीं है। इस दृष्टि से भी वो कहते हैं कि ये राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। और एक बात उन्होंने कही थी कि राजनीति विज्ञान में जिस तरीके से तत्वों का शुद्ध मापन के आधार पर भविष्यवाणी की जा सकती है उतना शुद्ध मापन राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों में नहीं हो सकता। और उसका रीजन भी आपको बताया था कि मनुष्य के मानव के अंदर जो महत्वाकांक्षाएं हैं, जो उसके अंदर जो क्रोध है, सहनशीलताएं हैं, इनकी जो मात्राएं हैं वो क्या है, भिन्न भिन्न होती है। अर्थात ये जो मनुष्य के जो गुण धर्म है वो बदलते रहते हैं, उसकी वैल्यूज बदलती रहती है। अधिकांश मनुष्यों की आप देखिए तो उनके जो सोचने समझने की जैसे जैसे उसका ज्ञान बढ़ता है उसके दृष्टिकोण बदलते रहते हैं, जबकि विज्ञान में ऐसा नहीं है। विज्ञान में जिन तत्वों की बात करते हैं उनके गुणधर्म लगभग आप देखते हैं कि वो सारे स्थायी होते हैं और स्थायी होने के कारण उन सारे गुण धर्मों से वही परिणाम हमें बार बार प्राप्त होता है, एकदम शुद्ध मापन तक आप उसका बताते हैं। यह चीज उन्होंने बताई है कि ये ऐसा पॉलिटिकल साइंस में नहीं होने के कारण इसे राजनीति विज्ञान की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता। अगली जो इसके राजनीति विज्ञान है वो विज्ञान नहीं है इसके पक्ष में या राजनीति विज्ञान विज्ञान है के विपक्ष में जो तर्क प्रस्तुत किया है, अगला जो तर्क देते हैं ये कहते हैं भविष्यवाणी पर कहते हैं कि साइंस में आप भविष्यवाणी कर सकते हैं। भविष्यवाणी निश्चित रूप से कर सकते हैं आप। भविष्य मैंने बताया जब कार्य और कारण में निश्चित संबंध है तो फिर निश्चित है कि इसमें आप भविष्यवाणी कर सकते हैं, आप बता सकते हैं। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको बताऊं कि हमारे यहां लाइट के जो स्विच बोर्ड होते हैं, ठीक है, तो लाइट के स्विच बोर्ड में हमें बिल्कुल घर में पता होता है कि पहला बटन है वो किस चीज के लिए हो सकता है। जैसे मान लीजिए किसी लाइट, उससे आपकी लाइट जलती हो, एक बटन से आपका पंखा चलता है, एक बटन से आपके टीवी चलता है और एक बटन आपने उसके लिए रखा है जैसे आप कभी पंखा वगैरह ये प्रेस वगैरह चलाते हैं, कुछ भी जो भी मतलब 10 बटन है तो हमें ध्यान में रहता है कि किस बटन से कौन सी चीज का संचालन होगा। समझ गए आप इस चीज को? तो ये क्या है, ये निश्चित है। एक तरीके से आप कह सकते हैं कि भैया 3 नंबर का बटन दबाना पंखा चलेगा। निश्चित संबंध है ना दोनों के बीच में। 3 नंबर का बटन दबाया पंखा चला। ऐसा नहीं कि कभी 3 नंबर से चल गया, कभी 5 से चल गया, कभी 2 से चल गया। साइंस में ऐसा नहीं होता है। साइंस में बिल्कुल निश्चित कनेक्शन होता है कि इस कारण से यह घटना होगी। आप भविष्यवाणी बड़े आराम से कर सकते हैं। जब कारण में उनके संबंधों में निश्चितताएं होती है तो निश्चित रूप से आपकी भविष्यवाणी भी बिल्कुल सही होती है। आप बता सकते हैं किसी भी घटना को, आप देखिए कि इस घटना में ये कोई चीज है, यदि हम इस चीज को यहां से चलाना चाहते हैं तो 5 सेकंड बाद में ये क्रिया होगी, तो निश्चित रूप से वही क्रिया 5 सेकंड बाद में होती है। आपने टाइम बम वगैरह देखे हैं, बहुत सी फिल्मों में आप देखते हैं, उसमें एक टाइम फिक्स होता है, तो जितना टाइम है उस टाइम पर ही वो अपनी प्रतिक्रिया, वो अपना जो काम है वो करता है। समझ गए आप इस चीज को? तो ये सारे
भविष्यवाणियां हैं वो साइंस में की जा सकती है। आलोचक ये कहते हैं, जो राजनीति विज्ञान को विज्ञान नहीं मानते हैं, वो ये कहते हैं कि पॉलिटिकल साइंस में ऐसी भविष्यवाणियां संभव नहीं हैं। की जाती है भविष्यवाणियां, ऐसी बात नहीं, करते भी हैं। जैसे मान लीजिए आजकल आपने देखा है कि चुनाव होने के बाद में विभिन्न, जो आपने मीडिया के माध्यम से देखा है कि मीडिया एक बताती है कि इस बार एक्स पार्टी है उसे 50 से 70 सीटें मिल सकती है, वाई पार्टी को 70 से 80 सीटें मिल सकती है, जेड पार्टी है इसको 10 से 20 सीटें मिल सकती है। ये चीजें ये अपने सर्वे के आधार पर राजनीति विज्ञान में भी करते हैं। अपन देखेंगे जब राजनीति विज्ञान के पक्ष में जब तर्क देंगे तो वो लोग इसको, इन चीजों का एग्जाम्पल देते हैं। लेकिन क्या ये जो एग्जिट पोल हैं, जो ये पूर्वानुमान होते हैं, ये पूरी तरीके से सही पाए जाते हैं क्या? हम देखते हैं कि कई बार सही हो जाते हैं, कई बार बिल्कुल भी सही नहीं पाए जाते हैं। अभी आपने कई चुनाव देखे हैं जिनमें एग्जिट पोल का कहीं आसपास भी नहीं लगे हैं। ये तो कहने का अर्थ ये है कि राजनीति विज्ञान में भी भविष्यवाणियां की जाती है, लेकिन राजनीति विज्ञान की भविष्यवाणी और विज्ञान की भविष्यवाणी में आपको अंतर रात दिन का मिल जाएगा। आलोचक ये कहते हैं कि साइंस में जो भविष्यवाणियां की जाती है वो बिल्कुल उसी तरीके से खरी उतरती है जैसे पूर्व में उन्होंने कही है। समझ गए आप इस चीज को? तो इस दृष्टि से भी आलोचक हैं, वो कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम इस दृष्टिकोण से भी भविष्यवाणी करने की जो कैपेसिटी है, जो सही भविष्यवाणी करने की, कि आपकी भविष्यवाणी एग्जैक्ट 100% सही हो, इस दृष्टिकोण में ये कहते हैं कि साइंस में ये संभावना, साइंस में ये क्षमता है, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ये क्षमता नहीं पाई जाती है। अतः आलोचक कहते हैं, यहां भी बकल इसका एग्जाम्पल दे कहते हैं कि इस भविष्यवाणी की दृष्टि से भी यदि हम बात करें तो राजनीति विज्ञान को विज्ञान की श्रेणी में की प्रकृति हम उसमें शामिल नहीं कर सकते, हम उसे साइंस की श्रेणी में नहीं रख सकते, हम उसे वैज्ञानिकता का दर्जा इस दृष्टिकोण से भी नहीं दे सकते। क्लियर है चीज? अगली जो आलोचना की जाती है, अगली जो इसके साइंस नहीं है इसके पक्ष में जो तर्क दिया जाता है वो ये है कि राजनीति विज्ञान में विज्ञान की तरह किसी भी कोई सिद्धांत को लेकर समझ लीजिए, कोई विचारधारा को लेकर समझ लीजिए, ये कहते हैं कि उसकी डेफिनेशन यदि आप देखेंगे, उनकी आप शब्दावली देखेंगे तो आपको भिन्नताएं मिलेंगी पॉलिटिकल साइंस में, जबकि साइंस में जो भी आपको किसी वस्तु का कोई किसी भी सिद्धांत के बारे में कोई परिभाषा दी गई है, वो परिभाषा बिल्कुल एक मिलेगी, एक रूप मिलेगी, जिसमें सब सहमत भी होंगे। लेकिन राजनीति विज्ञान में ऐसी परिभाषाएं और शब्दावलियों पर ये कहते हैं कि उनमें एक रूपता नहीं मिलेगी। जैसे बहुत एग्जाम्पल है, आप कहें, आपसे कोई पूछे कि व्यवहारवाद की परिभाषा दीजिए, तो व्यवहारवाद की परिभाषा आप एक परिभाषा नहीं दे सकते। आपसे कोई पूछे, अनेक परिभाषाएं हैं, हर जो भी राजनीति विचारक है उसने अपने अनुसार परिभाषाएं दी है। आपसे पूछे कि राज्य की परिभाषा दीजिए, जो उसका राजनीति विज्ञान का बेस है जो अध्ययन का, तो राज्य की एक परिभाषा नहीं दी जा सकती। राज्य की अनेक परिभाषाएं अनेक विचारकों ने अपने वैल्यूज के आधार पे, अपने मूल्यों के आधार पे उन्होंने प्रस्तुत की है। ठीक है, तो निश्चित परिभाषाएं, निश्चित शब्दावली आपको इसमें नहीं मिलेगी। कोई उसे, जैसे मान लीजिए हम देखते हैं कि जिसे आज हम प्रजातंत्र कहते हैं, अरस्तु किसी जमाने में उसे ही भीड़तंत्र के नाम से पुकारता है। उसी चीज को आज हम कुछ कहते हैं, वो कुछ कहते हैं उस चीज को। तो एक ही जो घटना है, एक ही विचारधारा है, लेकिन उसी विचारधारा को कोई उसे, जैसे मान लीजिए कोई जो उसके समर्थक हैं वो उसे सम्मानजनक शब्द देते हैं, तो उसके जो विरोधी हैं वो उसे अलग तरीके से उसका एक प्रतिक्रियात्मक उसकी परिभाषा वो देते हैं। लेकिन विज्ञान में ऐसा नहीं है। अतः शब्दावली और परिभाषाओं की दृष्टि से भी जो भिन्नताएं राजनीति विज्ञान में पाई जाती है, उनको लेकर भी ये जो उसको विज्ञान के जो कहते हैं कि विज्ञान नहीं है, वो इसके समर्थन में यह भी एक तर्क देते हैं कि विज्ञान में ऐसी भिन्नताएं आपको नहीं मिलेगी। परिभाषा, शब्दावली, थ्योरी, जो भी सिद्धांत हैं वो सारे आपको एक रूपता में मिलते हैं, लेकिन पॉलिटिकल साइंस में ऐसा नहीं मिलेगा। अगला जो एक आलोचना ये है कि विज्ञान इस दृष्टि से भी विज्ञान है कि इसमें अध्ययनकर्ता के मूल्यों का कोई अर्थ नहीं है।
आप कितने भी किसी वस्तु से आपका लगाव हो, लेकिन उसके गुण धर्म परिवर्तित नहीं होंगे। समझ गए आप इस चीज को? आप उन वस्तुओं संबंधित अपने सब्जेक्ट से लगाव है तो उस सब्जेक्ट में आप बेशक आप प्रयोग आप उस सब्जेक्ट में ज्यादा कर सकते हैं, लेकिन आपके चाहने नहीं चाहने से रिजल्ट में कोई प्रभावित नहीं होगा। वस्तुओं के जो गुण धर्म है, तत्वों के जो गुण धर्म है, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन राजनीति विज्ञान के सिद्धांतों का जब निर्माण होता है, उसमें आप देखिए अध्ययनकर्ता के जो मूल्य है, अध्ययनकर्ता की जो वैल्यूज है, अध्ययनकर्ता का जो विशेष विचारधारा से लगाव है या विशेष किसी रिजल्ट से उसका लगाव है, तो वह निश्चित रूप से अपने अध्ययन में, अपने सिद्धांत निर्माण में उस अपनी वैल्यूज को शामिल करेगा। और आप देखेंगे कि यही वैल्यूज हैं वो विभिन्न विचारकों की परिभाषाओं में भिन्नता लेके आती है। ठीक है, तो ऐसा साइंस में नहीं है। कोई भी आप देखिए कि अध्ययनकर्ता के मूल्यों का समावेश जो राजनीति विज्ञान में होता है वो विज्ञान में नहीं होता है। विज्ञान मूल्य निरपेक्ष अध्ययन होता है, और यही कारण है कि ये कहते हैं कि मूल्य निरपेक्षता के कारण ही विज्ञान है वो एक बेहतरीन और स्पष्ट, जिसको कह सकते हैं पारदर्शी रिजल्ट है वो दे पाता है, लेकिन राजनीति विज्ञान ऐसा रिजल्ट नहीं दे पाता है। इस दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भी ये विचारक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते, क्योंकि जहां मूल्य हैं, आप अध्ययनकर्ता के मूल्य जहां सिद्धांत को प्रभावित करते हैं, इसका मतलब वह पारदर्शी सिद्धांत नहीं है। जबकि साइंस में कहते हैं कि साइंस बिल्कुल पारदर्शी रिजल्ट आपको देती है। विज्ञान है वो पारदर्शी, जब चाहें तब आप उसको देखिए, 50 बार, 100 बार, 1000 बार देखिए, वही रिजल्ट मिलेगा आपको। ठीक है, तो इस दृष्टिकोण से भी ये इसका विरोध करते हैं। इसका मतलब सीधा समझ गए ना आप? इसका मतलब सीधा सा ये है कि राजनीति विज्ञान में जो अधिकांश राजनीति वैज्ञानिक हैं, वो विभिन्न जब कारणों पर बात करते हैं किसी भी घटना के, तो उन कारणों पर उनके मूल्यों का बड़ा प्रभाव होता है। और मूल्यों के आधार पर ही विभिन्न विचारक हैं वो उन कारणों को बताते हैं। आप मान लीजिए कोई क्रांति हुई है, तो उस क्रांति में किसी व्यक्ति का किसी विशेष कारण की तरफ झुकाव है, तो वह उस कारण को अत्यधिक प्रभावशाली कारण सिद्ध करेगा कि इस घटना के पीछे यह कारण बहुत बड़ा रहा है, जिसका उसके लगाव है। और जिसकी तरफ उसका लगाव नहीं है, उसे वो चाहे वो कारण वास्तव में रहा हो बड़ा कारण, लेकिन जब वह अध्ययन करेगा और सिद्धांत का निर्माण करेगा कि यह घटना इस कारण से हुई, उस समय वह अपने वैल्यूज को, क्योंकि उसे वो नहीं चाहता कि वो चीज उसके विरोध में है, या मान लीजिए वो उसके मूल्य उससे मैच नहीं करते हैं, तो वो उस कारण को एक गौण कारण के रूप में स्थापित करेगा या बताएगा। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में अध्ययनकर्ता के मूल्यों का कोई रोल नहीं होता है। वहां तत्वों के जो गुण धर्म होते हैं वही केवल उसके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं, और वही रिजल्ट बार बार देखने को दिखाया जाता है और वही देखने को आपको मिलता है। तो इस दृष्टिकोण से भी राजनीति विज्ञान को साइंस की श्रेणी में ये लोग नहीं रखते हैं। और एक जो बात हम और कह सकते हैं वो ये है कि मनुष्य की मानसिकता है वो परिवर्तनशील होती है, और मनुष्य की मानसिकता का मापन है वह संभव नहीं है। आलोचक ये कहते हैं कि हम तत्वों के गुण धर्मों को एक एक डिग्री सेंटीग्रेड जो भी उसके मापक हैं, हम उन पर बता सकते हैं कि कहां क्या परिवर्तन होगा। इतनी बारीकियों में साइंस में जाया जा सकता है, लेकिन चूंकि राजनीति विज्ञान का जो अध्ययन केंद्र है व्यक्ति, उस व्यक्ति के मानव मन की गहराइयों को समझ पाना हर किसी के बस की बात नहीं है, उसे मापना हर किसी के बस की बात नहीं है। मानव मन का अध्ययन है वो हर किसी व्यक्ति के बस की बात नहीं है कि वैज्ञानिक तरीकों से प्राकृतिक जो चीजें हैं उनके माध्यम से मानव मन की गहराइयों को वो जान सके कि आज जो मानव के मन में है आगे भी वही रहेगा, इस बात की कोई गारंटी नहीं ले सकता। और जब इस बात की कोई गारंटी नहीं है, जब ऐसा कोई तथ्य नहीं है, तो निश्चित रूप से हम उसे, आलोचक कहते हैं कि हम उसे साइंस की श्रेणी में नहीं रख सकते। क्यों? व्यक्ति के जो क्रियाकलाप हैं उन पर परिवेश का बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ता है। आप अमेरिका में रहने वाले व्यक्ति, भारत में रहने वाले व्यक्ति, अन्य जो पिछड़े राष्ट्रों में रहने वाले व्यक्ति, विकसित, विकासशील, पिछड़े, इनमें आप अलग अलग ले लीजिए, इनमें रहने वाले व्यक्तियों को आप देखेंगे इनकी सोच में बड़ा अंतर होगा। एक ही चीज में मान लीजिए डेमोक्रेटिक जो इनकी वैल्यूज हैं, अब सब जगह डेमोक्रेसी है, विभिन्न आप तीनों आप ले लीजिए, जो विकसित राष्ट्र हैं
उनमें भी आप राष्ट्रों को दे दीजिए, विकासशील राष्ट्र उनमें भी, और बिल्कुल जो पिछड़े राष्ट्र उनमें। 3 ऐसे राष्ट्र लीजिए जिनमें डेमोक्रेसी है, लेकिन आप देखेंगे कि डेमोक्रेटिक वैल्यूज जो है हर नागरिक की, वहां उन देशों के अनुसार, उस परिवेश के अनुसार आपको अलग अलग मिलेगी। कहीं लोग हैं वो अधिकारों के प्रति बहुत जागरूक हैं, कहीं है सब जगह प्रजातंत्र, व्यवस्था एक ही है, लेकिन उस व्यवस्था में भी कुछ लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, कुछ लोग किसी चीज को पसंद कर रहे हैं, कुछ अधिकारों के प्रति जागरूक है, कुछ बिल्कुल अधिकारों को प्रति जागरूक नहीं है, और कुछ है वो कभी जागरूक हो जाते हैं, कभी जागरूक नहीं होते हैं। तो ये उस राष्ट्र में रहने वाले एनवायरमेंट, उस राष्ट्र में रहने वाले लोगों के प्रभाव, उनका जो पॉलिटिकल संस्कृति है, उसके आधार पर हम देखते हैं कि ये भिन्नताएं हमें मिलती है। तो एक ही विचारधारा में निवास करने वाले लोगों के देशों का भी यदि हम अध्ययन करें, और यही कारण रहा कि दूसरे विश्व युद्ध के बाद में पॉलिटिकल कल्चर, पॉलिटिकल जो ये सोशलाइजेशन है, पॉलिटिकल व्यवस्थाएं, ये जो सारे चीजें हमारे सामने आई, इसीलिए हमें वहां उन लोगों के बीच में जाना पड़ा कि उन पर सबसे ज्यादा प्रभाव किन चीजों का है। लेकिन साइंस में ऐसा नहीं है। साइंस में जो तत्व भारत में या जो तत्व अमेरिका में, जो जो घटनाएं हैं, वही घटना आप देखेंगे कि वो उस एक निश्चित एनवायरनमेंट में जब आप उन तत्वों को शामिल करेंगे तो वही रिजल्ट देगा जो रिजल्ट वो दूसरे देश में देता है। तो इस दृष्टिकोण से भी हम बात करें तो आलोचक कहते हैं कि राजनीति विज्ञान को हम विज्ञान की श्रेणी में नहीं रख सकते। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने आज इस विषय पे बात की है कि राजनीति विज्ञान विज्ञान नहीं है के पक्ष में विभिन्न विचारकों, जैसे हमने बात की थी मोस्का, बकल और बर्क जैसे विचारकों ने जो अपने एक तथ्य प्रस्तुत किए हैं, वो हमने आपके सामने रखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे राजनीति विज्ञान की प्रकृति में। राजनीति विज्ञान विज्ञान है, अर्थात राजनीति विज्ञान की वैज्ञानिकता के पक्ष में, समर्थन में जो तर्क प्रस्तुत किए हैं, वो क्या क्या प्रस्तुत किए हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है।